नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां एवं सरल परिपथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अर्थात हम चालक, कुछ चालक तथा अर्धचालक का ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धचालक के बारे में संपूर्ण जानकारी, अर्धचालक होता क्या है, अर्धचालक कितनी प्रकार के होते हैं, उनमें हम P प्रकार के तथा N प्रकार के अर्धचालकों का भी यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। P तथा N प्रकार के अर्धचालक से बनी युक्ति जिसे हम PN संधि डायोड कहते हैं, PN संधि डायोड के बारे में भी इस चैप्टर में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। PN संधि डायोड से बने जेनर डायोड, सौर सेल, लाइट इमिटिंग डायोड, इन सब का भी इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। जेनर डायोडों का ही प्रयोग करके हम दिष्टकारी का निर्माण करते हैं, वो भी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके साथ में इस चैप्टर के अंत में हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी का भी अध्ययन करेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तथा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर आधारित होगा कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता क्या है, और उस ऊर्जा बैंड सिद्धांत को जब हम समझ लेंगे तो उससे जो ठीक बाद का जो वीडियो है वो हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर आधारित होगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिकी होती क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकी भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें जो विद्युत राशियां होती है, जैसे धारा है, शक्ति है, वोल्टेज है, इन सब का परिवर्तन करते हैं, इनके दोलनों का अध्ययन करते हैं, इनके मॉड्यूलन का अध्ययन करते हैं। तो उस शाखा को हम इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। क्लियर? तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिकी की डेफिनेशन आपके सामने पुट कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिकी की, इलेक्ट्रॉनिकी जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये है क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत अवयव, जैसे जो विद्युत अवयव हैं वो हमारे पास में हो सकता है कि धारा हो सकता है वोल्टेज हो, शक्ति भी हो सकती है। तो कुछ जिसमें विद्युत राशियों के परिवर्तन क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। परिवर्तन, दोलन, विद्युत राशियों के परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, दोलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, मॉड्यूलन के बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं, दिष्टकरण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दिष्टकरण मैं आदि भी लगा देता हूं, आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करेंगे?
कि जो विद्युत धारा है या विद्युत शक्ति है, विद्युत विभवांतर है, इन राशियों को हम परिवर्तित करके देखेंगे। दोलन इनका देखने वाले हैं, मोडुलन देखने वाले हैं, दिष्टकरण देखने वाले हैं। यदि इनका अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। क्लियर। अब इस इलेक्ट्रॉनिकी का यूज कहाँ है? देखिए, जो विद्युत उपकरण है, जैसे हमारे घरों में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर होता है, टीवी होता है, ट्यूबलाइट होती है, CFL या जो LED होती है, इन सब के अंदर हमारी इस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूज होता है। इन्हीं सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग जो विद्युत उपकरण है उनको बनाने में किया जाता है। और विद्युत उपकरण हम कौन कौन से बना सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्पष्ट जानकारी दे दी है। अब विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में, एनर्जी बैंड थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ऊर्जा बैंड सिद्धांत किसी परमाणु के अंदर चारों ओर उपस्थित जो ऊर्जा स्तर हैं उनके लिए हैं, पर उनको समझने से पूर्व मैं आपको कुछ इनकी बेसिक बातें आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। वैसे हम किसी परमाणु के अंदर उपस्थित जो ऊर्जा स्तर हैं, कोष उपकोष हैं, उनका अध्ययन हम 14वें चैप्टर में कर चुके हैं। परमाणु वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और उस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें हमने परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। वहां पर आपने देख लिया है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोषों में पहले भरे जाएंगे, कौन से उपकोषों में भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर आ सकते हैं। मैं आपको एक बार यहां पर थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि किसी परमाणु के अंदर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इनको हम कोष भी कह देते हैं। इन्हें क्या कहा जा सकता है? कोष। इन्हें हम कक्षा भी कह सकते हैं। तो कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर है वो स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां जहां पर उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये जो कोष हैं वो उन कोषों का जो नामकरण है वो है K, L, M, N। ये हमारे पास में कुछ कोष हैं। K वाला जो कोष है इसके लिए N बराबर मुख्य क्वांटम संख्या 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 होती है। क्लियर। ये हमने कुछ कोषों के नाम लिखे हैं, K, L, M, N। पाउली नामक जो वैज्ञानिक है उनका एक सिद्धांत था, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। और पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार किसी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाउली के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी कोष में 2n² के इक्वल हो सकती है। पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत से, अपवर्जन के सिद्धांत से, वैसे अपवर्जन का सिद्धांत आप केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं, 2n² होता है। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? यहां से देखिए, n बराबर जब 1 पुट करेंगे तो K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। दूसरी कोष के अंदर यहां पर जब n का मान 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18। फिर अगला जो कोष होगा उसमें n बराबर हम 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। और ये इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। 5 के लिए पुट करेंगे तो यहां पर 50 आ जाएगा, और बस 50 से ज्यादा K, L, M, N, O, P इस तरीके से चलेंगे ये कोष। तो जो O कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो कोष या ऊर्जा स्तर जिसने हम कक्षाएं कहते हैं, ये किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर उपस्थित होती हैं। इनको मैं यहां पर इस तरीके से दिखा देता हूं कि ये हमारे पास में कोई नाभिक है
और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कोष। इन्हें क्या कहा जाता है? कोष कहा जाता है। क्लियर? ये यहां पर हमने कुछ कोष आपके सामने रखे हैं, दिखाए हैं। क्लियर? अब देखिए, इसके पश्चात हम थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि इलेक्ट्रॉन कहां पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें कोषों को भी उपकोषों में विभाजित करना पड़ेगा, आगे उनका विभाजन करना पड़ेगा। तो देखिए, जो कोष हैं उनको यदि हम आगे डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो उन्हें हम उपकोष या कक्षक कहते हैं, उनके ही पार्ट होते हैं। तो देखिए, जो उपकोष या जिन्हें हम कक्षक कहते हैं वो 4 होते हैं। चलिए मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। उपकोष, जिन्हें हम कक्षक भी कह रहे हैं, और ये 4 होते हैं, S, P, D और F। S, P, D और F होते हैं। और देखो, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। S जो कक्षक होता है उसकी आकृति होती है गोलाकार, ये होता है डंबलाकार, डंबल की भांति, डमरू की भांति, और ये होता है द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार। और इसकी जो संरचना होती है वो काफी जटिल होती है, उसको हम यहां पर उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप ये समझेंगे कि S जो उपकोष है, आप पहले तो क्या होता है, एक कोष है, कोष है KLMN इस तरीके से, और उनके अंदर पाए जाते हैं उपकोष। उनके अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। उपकोषों के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूं। यहां पर K, L, M, N ये हमारे पास में है कोष। इसके अंदर होता है 1s, इसके अंदर जो कोष है ना वो 1s है। इसमें 2s और 2p है, इसमें 3s, 3p और 3d है। इसमें हमारे पास में 4s, 4p, 4d, 4f ये हमारे पास में इनके अंदर, कि भाई ये जो कोष है ना इसके अंदर उपकोष है वो है 1s। क्लियर? इस कोष के अंदर 2s तथा 2p 2 उपकोष हैं, कक्षक हैं। इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 4 हैं, फिर 4 ही चलते जाएंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आप यहां पर देखेंगे, समझेंगे कि जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, के अंदर हमने ये कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस 1s के अंदर आएंगे। इसको हम 1s2 कह देंगे। इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। L जो कोष है उसके अंदर 2 उपकोष है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, कुल मिलाकर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इसमें आ सकते हैं, 6 इसमें आ सकते हैं, 10 इसमें आ सकते हैं, कुल मिलाकर 18 आ सकते हैं। 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, 10 इसमें आ जाएंगे, 18 इसमें आ जाएंगे, 14 इसमें आ जाएंगे, और कुल मिलाकर इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो यहां पर यह समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षाओं को हम कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर कहते हैं, और उन ऊर्जा स्तरों को हम उपकोष या कक्षकों में डिवाइड करते हैं। कोषों के नामकरण हैं K, L, M, N, O, P इस तरीके से, तथा उपकोषों के जो नामकरण हैं वो हैं S, P, D, F। कोषों के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, 8, 18, 32, 50 इस तरीके से, तथा उपकोषों के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है वो एक बार समझ लीजिए, ताकि हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर कुछ तत्व लेकर चल रहा हूं जो हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज में आएंगे, उन्हीं का ही मैं यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं सिलिकॉन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। एक में यहां पर लेकर चलूंगा जर्मेनियम, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। परमाणु क्रमांक
14 और 32 इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है। देखिए ये जो सिलिकॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, 1s2 2s2 2p6। देखो यहां से 2 और 2 4 2 6 यहां से 4 और 6 10 हो गए, फिर 3s2 ये 12 हो गए हैं, फिर 3p2। तो ये कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। देखो यहां पर ध्यान देंगे कि जो 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 2 14। तो इसका जो बाह्यतम कोष है वो तीसरे नंबर का कोष है और उसके अंदर कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यदि 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं या इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो ये कोष पूर्णतः भर जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, 4। क्लियर। फिर हम बात करते हैं जर्मेनियम की। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 4s2, देखिए 4s2 फिर इसमें आएगा 3d10। में पहले पुट कर देता हूं, हालांकि ऊर्जा उसकी कम होती है तो कई बार उसको पहले लिख देते हैं, मैं उसी सिस्टम से ही चल रहा हूं। 3d10, फिर है 4s2 और 4p2। तो यहां पर देखें 2 2 4 और 6 10, 2 12 18 और 10 हो गए 28। और ये है बाह्यतम कोष, ये है बाह्यतम कोष। और बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में 2 + 2 कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यदि चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं या 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो ये कक्षक पूर्णतः भर जाएगा या पूर्णतः खाली हो जाएगा, जिससे इसकी संयोजकता 4 होती है। तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहां पर दिखाया है, और किसी परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं उनको भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि ये मैंने एक परमाणु यहां पर आपको दिखाया है, इसमें ये Kवां कोष है, ये Lवां है, ये Mवां है, ये Nवां कोष है, KLMN, इस तरीके से कोष है। और मैं यदि जर्मेनियम के अंदर ही परमाणुओं को दिखाऊं तो पहला जो कोष है वो 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे विद्यार्थियों, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने दिखाया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर दिखाया है। दूसरा जो कोष है उसमें 2 तो s में और 6 इसमें, कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखिए कहां पर मौजूद होंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मौजूद होते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे कोष की। तो 2 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें, कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो तीसरा कोष है यहां से KLM, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। एक बार फिर से मैं काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से M जो कोष है उसके अंदर मौजूद रहते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम जो कोष है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो 4s में, 2 है 4p के अंदर। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मौजूद होंगे। बाह्यतम जो कोष है उसके अंदर इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए इनको हम यदि दिखाएं कि भाई किसी उपकोष में या कक्षक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित रहते हैं,
तो इसके लिए मैं यहां पर एक थोड़ा सा अलग से डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे पास में है एक नाभिक, ये हमारे पास में यहां पर क्या है, ये नाभिक है, और नाभिक के ठीक ऊपर में यहां पर दिखाने वाला हूं ऊर्जा स्तर। तो ये हमारे पास में एक ऊर्जा स्तर है, और ये एक दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, और ये चौथा ऊर्जा स्तर है। इसको नाम हमने दे दिया है K, इसको L, इसको M, इसको N। क्लियर? ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। बोर्ड पर फोकस रखिए आप। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऊर्जा स्तर था इसको मैंने यहां से काटा और इन ऊर्जा स्तरों को ऐसे करके दिखाया है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ये नाभिक से सबसे नजदीक जो ऊर्जा स्तर है वो K, फिर उसके पश्चात L, फिर M। ये नाभिक से डिस्टेंस के साथ में ऊर्जा इनकी बढ़ती जा रही है। क्लियर? देखिए जो Kवां ऊर्जा स्तर है इसके अंदर ये एक मेरे पास में ये इस तरीके से इसकी ऊर्जा दिखा दे। हम इधर जैसे जैसे चलेंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। चले मैं यहां से भी इस पार्ट को डेफिनेशन को मैं हटा देता हूं। यहां पर आप ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। क्लियर? बोर्ड पर फोकस रखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, ऊर्जा स्तर हैं, इनका वीडियो हमने पहले बना दिया है परमाणु वाले चैप्टर के अंदर, आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम एक बार मोटा मोटा आपको रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि जर्मेनियम के अंदर 1s के अंदर अर्थात K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उपस्थित होंगे। यह है 1s। ठीक है? अब जो L n बराबर 2 है इसके अंदर 2 उपकोष है, एक तो S है एक P है। तो S वाला तो होता है नीचे, S वाला तो क्या होता है नीचे, और P वाला होता है ऊपर। तो ये तो है 2s और ये है 2p। 2s नीचे 2p ऊपर। 2s कहां है? नीचे। 2p क्या है? ऊपर। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मौजूद होते हैं। फिर तीसरा जो कोष है उसके अंदर 3 उपकोष होते हैं, ये इस तरीके से होंगे 1 2 3। ये होता है 3s, ये 3p और ये है 3d। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, और 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर? फिर हम बात करते हैं अंतिम कोष की, जो यहां पर nवां कोष है, चौथा ऊर्जा स्तर है, और उसके अंदर 2 उपकोष होते हैं। कितने उपकोष हैं? 2 उपकोष है, एक तो 4s और एक है 4p। 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बाह्यतम जो कोष हैं, बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहां पर 4 होते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर निकालना आसान काम होता है। बाह्यतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं। उनको थोड़ी सी ऊर्जा देकर परमाणु से अलग किया जा सकता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? समझ लीजिए कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, आंतरिक ऊर्जा स्तरों में मौजूद होते हैं, जो नाभिक के नजदीक होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं और नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, उनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं
थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अभी तक हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में। क्लियर? एक बार मैं इन सब को हटा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत है क्या। क्लियर? दोस्तों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत की, कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत है क्या। सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनकी जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर हैं वो फैल जाते हैं, और यदि उनके बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाती है तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो अति व्यापन कर जाते हैं, आपस में अध्यारोपित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक मिश्रित ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेते हैं। और यदि उन ऊर्जा स्तरों के बीच की उन परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाए तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उनमें से एक ऊर्जा स्तर को हम संयोजी ऊर्जा स्तर, जो कि निम्न ऊर्जा स्तर होता है, और दूसरे ऊर्जा स्तर को हम चालन ऊर्जा स्तर, जो कि उच्च ऊर्जा स्तर होता है। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं किस तरीके से, कि जैसे ये हमारे पास में दो नाभिक हैं, ये हमारे पास में यहां पर दो नाभिक हैं। क्लियर? ये एक नाभिक है, ये दूसरा नाभिक है। ये दो परमाणुओं के दो नाभिक हमने यहां पर दिखाए हैं। इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर भी ऊर्जा स्तर होते हैं, कक्षाएं होती है, और इसके चारों ओर भी ऊर्जा स्तर या कक्षाएं होती है, और वो कक्षाएं इस तरीके से मौजूद होती है। क्लियर? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। लेकिन जब इन्हें परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाती है तो इनका जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो आपस में मिक्सअप हो जाएगा, मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा ऐसे। तो दोनों का जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो एक ही होता है। दोनों आपस में मिलने के पश्चात दोनों का जो ऊर्जा स्तर है, बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर है, वो अति व्यापन करके इस तरीके के ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेता है। अब देखिए, इन परमाणुओं के बीच की जब डिस्टेंस और कम कर दी जाती है तो ये जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? दो भागों में। एक जो भाग है वो मूल ऊर्जा स्तर से नीचे, और दूसरा जो भाग है वो मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर अवस्थित होता है। क्लियर? तो एक मूल ऊर्जा स्तर से नीचे होगा तो दूसरा जो ऊर्जा स्तर है वो मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर होता है। तो इस तरीके से यहां पर ये दो ऊर्जा स्तर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये तो है निम्न ऊर्जा स्तर, ये वाला जो ऊर्जा स्तर आप देख रहे हैं ये निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये जो ऊर्जा स्तर है ये बाह्य ऊर्जा स्तर है। जो परमाणु के नजदीक जो ऊर्जा स्तर है इस ऊर्जा स्तर को हम कहते हैं चालन ऊर्जा स्तर, इसको हम चालन बैंड भी कहते हैं। और जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है, जो अंदर वाला ऊर्जा स्तर है, इसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहा जाता है? संयोजी। और जो बाहर वाला ऊर्जा स्तर है इसको हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यह है ऊर्जा बैंड सिद्धांत। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनके जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर हैं वो पहले तो फैल जाते हैं, और यदि और डिस्टेंस कम कर देते हैं तो बाह्य ऊर्जा स्तर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। एक मूल ऊर्जा स्तर से नीचे और दूसरा मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर। जो निम्न ऊर्जा स्तर है उसको हम कहते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर, और जो उच्च ऊर्जा स्तर है परमाणु से जो दूर होता है उसको हम कहते हैं चालन ऊर्जा स्तर। और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या कहा जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा स्तर, वर्जित बैंड कहा जाता है। देखिए, इन्हीं सब को हम दूसरे तरीके से भी यहां पर हम दिखाएं तो किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए कि यहां पर हमारे पास में है नाभिक, यहां पर क्या है? नाभिक, और नाभिक के ऊपर ठीक यहां पर मौजूद होते हैं ये ऊर्जा स्तर। तो ये हमने दिखाया है, इसका पहला ऊर्जा स्तर n बराबर 1, और ये है दूसरा ऊर्जा स्तर
n बराबर 2। फिर ये हमारे पास में है तीसरा ऊर्जा स्तर n बराबर 3। ये तो मैंने दिखा दिए आंतरिक ऊर्जा स्तर है, जैसे 1 2 3 यहां पर हमने दिखाए, यही ऊर्जा स्तर हैं। n बराबर 1 2 और 3 मैंने यहां पर इनको दिखा दिए हैं। दूसरे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, इन ऊर्जा स्तरों को हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा स्तर, आंतरिक ऊर्जा स्तर। और इन ऊर्जा स्तरों में कोई बदलाव नहीं आता, इन ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता है। क्लियर। अब देखिए, हम इनके बाद की जो ऊर्जा स्तर की बात करें तो ये हमारे पास में है चौथा ऊर्जा स्तर। और चौथा जो ऊर्जा स्तर होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। यह है n बराबर 4 और ये होता है 4s और 4p के अंदर। मैं यहां पर जर्मेनियम परमाणु को यहां पर लेकर चल रहा हूं कि जर्मेनियम के परमाणु को जब एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो क्या होता है। यह है बाह्य ऊर्जा स्तर, बाह्य ऊर्जा स्तर, बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है, बाह्यतम कोश होता है। क्लियर। और जर्मेनियम के अंदर ये जो बाह्यतम कोश है उसमें 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 4p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब जर्मेनियम के परमाणुओं को नजदीक लाया जाता है तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है वो फैल जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये इस तरीके से फैलता है, तो ये इस तरीके से फैलेगा। देखिए, ये मैंने एक इनका फैलाव यहां पर दिखाया है कि पहले इनके ऊर्जा स्तर सेपरेट रहते हैं सभी परमाणुओं के, लेकिन जैसे ही परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है ये ऊर्जा स्तर यहां पर फैल जाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ये ऊर्जा स्तर भी इस तरीके से फैल जाता है। क्लियर। यदि परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाती है तो देखो, हमने फैलने वाला जो पार्ट है ना वो यहां से यहां तक दिखाया है, इस डॉटेड लाइन से हमने दिखाया। ये तो हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। यहां पर इस भाग के अंदर जो ऊर्जा स्तर हैं वो अपने यथास्थान पर हैं। इसको मैं भाग ए कह देता हूं। यह है भाग बी जिसमें ऊर्जा स्तर फैल जाते हैं और फिर उसके पश्चात ये जो ऊर्जा स्तर हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। दोनों जो ऊर्जा स्तर हैं वो हो जाते हैं मिक्सअप, मतलब दोनों मिश्रित अवस्थाएं इनकी प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से ऊर्जा स्तर मौजूद होते हैं। अभी इनमें दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे। देखिए, यहां से एक बार फिर से समझिए कि ये हमारे पास में अंतिम ऊर्जा स्तर है, बाह्यतम ऊर्जा स्तर है। और इस ऊर्जा स्तर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस हम कम करते हैं, इधर जैसे जैसे आएंगे ना, यहां पर डिस्टेंस कम है, ये दूरी है। इस तरफ हम क्या चल रहे हैं, दूरी को दिखा रहे हैं। तो दूरी जैसे जैसे कम होगी तो ये जो ऊर्जा स्तर है 4s और 4p वो इस तरीके से फैल जाएगा। तो ये हो गया फैलना। यहां पर इस भाग में बी में हमने दिखाया है इनका फैलाव। और जब ये ऊर्जा स्तरों के बीच, मतलब इन परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाती है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी इनका जो फैलाव है वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और जब डिस्टेंस बहुत कम कर देते हैं तो ये जो ऊर्जा स्तर हैं वो मिक्सअप होंगे। पहले क्या होंगे, मिक्सअप, दोनों आपस में मिश्रित हो जाते हैं। इस तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। क्लियर। इस तरीके से मिक्सअप हो चुके हैं। अब यहां पर आप देखेंगे ये है मिश्रित ऊर्जा स्तर। इसमें ये दोनों आपस में मिल गए हैं। इस भाग सी के अंदर दोनों आपस में अति व्यापन कर जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। इसको हम मिश्रित ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। जब इनके बीच की डिस्टेंस और कम होती है तो ये 2 टुकड़ों में टूट गए हैं विद्यार्थियों। यहां पर आते ये कितने टुकड़ों में टूट गए हैं, 2 टुकड़ों में टूट चुके हैं। एक ऊर्जा स्तर ये है जो कि मूल ऊर्जा स्तर से नीचे होता है, एक मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर होता है। इस ऊर्जा स्तर को हम कहते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर, संयोजी
ऊर्जा स्तर इसको कहा जाता है। इसे संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे कहा जाता है चालन ऊर्जा स्तर। चालन ऊर्जा स्तर इसे कहा जाता है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, इसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा स्तर इसको कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो बाह्यतम कोश है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर होता है, वो अति व्यापन कर जाता है। अर्थात सभी का जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो एक ही हो जाता है, अध्यारोपित होकर एक ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेते हैं। तो पहले तो वो फैलते हैं, फिर वो एक ही ऊर्जा स्तर का निर्माण कर लेते हैं। बाह्यतम ऊर्जा स्तर ही निर्माण करते हैं, आंतरिक ऊर्जा स्तर सेपरेट रहते हैं सभी परमाणुओं के। फिर उसके पश्चात जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर हैं पहले फैलेंगे, फिर सबका मिश्रित अवस्था में आ जाएगा, फिर यदि डिस्टेंस और कम कर देते हैं तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। एक मूल ऊर्जा स्तर के नीचे, एक मूल ऊर्जा स्तर के ऊपर। जो नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है उसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे हम संयोजी बैंड भी कह देते हैं। इसका दूसरा नामकरण क्या है? संयोजी बैंड। और एक जो ऊर्जा स्तर है वो मूल ऊर्जा स्तर से ठीक ऊपर, जिसको हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसे चालन बैंड भी कहा जाता है। और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको वर्जित ऊर्जा स्तर, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये था ऊर्जा बैंड सिद्धांत। और इन ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है, जिनको हम ऊर्जा बैंड भी कह देते हैं, वो तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड। संयोजी बैंड का मतलब है संयोजी ऊर्जा स्तर, चालन बैंड का मतलब है चालन ऊर्जा स्तर, और वर्जित बैंड का मतलब है वर्जित ऊर्जा स्तर, वर्जित ऊर्जा अंतराल। दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच की डिस्टेंस, गैप, अंतराल वर्जित बैंड कहलाता है। अब देखिए इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जैसे यहां पर हम किसी जर्मेनियम के परमाणु की बात करें और n परमाणु आपस में मिल रहे हैं, तो यहां पर 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेरी बात को सुनना, हम n परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, और जब n परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो 4s के अंदर 2n इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस फैलाव में भी यहां पर भी 2n, यहां पर भी 2n, और इस पूरे के अंदर 4n इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जबकि देखो इसमें आ कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? इसमें 2n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n ही भरे हुए हैं। इसमें 6n आ सकते हैं, 2n भरे हुए हैं। जबकि इसमें 8n आ सकते हैं, 8n में से कितने मौजूद हैं? 4n। अब ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। 4n इसमें आ सकते हैं, 4n इसमें आ सकते हैं, लेकिन 4n में से इसमें कितने हैं? 4n ही हैं, और इसमें है 0। इसमें कितने हैं? 0। तो ये जो चालन ऊर्जा स्तर होता है वो पूर्णतः खाली या आंशिक रूप से भरा होता है, जबकि संयोजी जो ऊर्जा स्तर है वो पूर्णतः भरा हुआ या आंशिक रूप से खाली होता है। क्लियर? संयोजी बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सह संयोजक बंध बनाकर रखते हैं, नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, बाह्य ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते, विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। और जो चालन ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या तो ये पूर्णतः खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है, बट इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, गति करते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में क्रिएट होते हैं वो इसी बैंड से ही उत्पन्न होते हैं, चालन ऊर्जा स्तर के कारण से ही क्रिएट होते हैं। तो देखिए इनको एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि क्या क्या हम समझा रहे हैं। कि ये जो ऊर्जा स्तर है इसका दूसरा नाम है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, इसे हम चालन बैंड भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है?
चालन बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड, इसका नाम है वर्जित बैंड। ठीक है, वर्जित बैंड। तो इसमें आप समझेंगे कि जो ऊर्जा बैंड है उसमें पहले है संयोजी बैंड। इस संयोजी बैंड में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं। ये जो ऊर्जा स्तर है वो या तो पूर्णतः भरा होगा या थोड़ा बहुत खाली हो सकता है, आंशिक रूप से खाली हो सकता है। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। यदि विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे, सहसंयोजक बंध बनाकर मजबूती के साथ में बंधे रहेंगे। लेकिन चालन बैंड या तो पूर्णतः खाली होता है, खाली है तब तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, खाली है तो, और यदि वो आंशिक रूप से भी भरा हो सकता है, और वो आंशिक रूप से भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम वर्जित बैंड कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। ये पूर्णतया खाली होता है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और हो भी नहीं सकता। ठीक है, हालांकि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालकों में ये बहुत कम होता है, कुछ चालकों में ये बहुत ज्यादा होता है, और अर्धचालकों के अंदर चालकों से ज्यादा जबकि कुछ चालकों से कम होता है। वो हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ताप से भी प्रभावित होता है। जैसे ताप बढ़ता है वर्जित अंतराल, वर्जित बैंड की चौड़ाई कम होती चली जाती है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने किसी परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तर, जिसे हम कोश उपकोश इन सबको समझा, साथ में ऊर्जा बैंड सिद्धांत भी समझा। अगला जो वीडियो है वो इसी पर ही आधारित होगा। हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको इस चैप्टर के, इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर। हस्तलिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा वो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ही पदार्थों का हम वर्गीकरण करेंगे, चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के रूप में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।